नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है राशियों की तुलना। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है, दिया हुआ है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हम जब भी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, अक्सर हम दुकान पर जाते रहते हैं सामान खरीदने, चाहे वो किसी मार्केट में हो, है ना, सब्ज़ी मंडी में हो, या और भी कई तरह की दुकानें। जैसे गर्मी में आइसक्रीम की दुकान पर भी जाते हैं हम आइसक्रीम खाने। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो जिससे हमने ख़रीदा है, जिसे हम दुकानदार कहते हैं, वो जब हमें कोई वस्तु बेचता है तो उसके द्वारा बेची गई वस्तु जो है उसके लिए कहलाती है विक्रय करना, और हम उसे खरीदते हैं तो हमारे लिए कहलाता है वो क्रय करना। तो हमने एक वस्तु, मान लीजिए कि एक बिस्किट है 10 रुपये वाला, वो हमने एक दुकान पर जाकर ख़रीदा। अब हमने उसको 10 रुपये दिए, तो हमारे लिए जो बिस्किट का मूल्य है वो क्रय मूल्य कहलाएगा, क्योंकि हमने उस वस्तु को यानी बिस्किट को क्रय किया है, ना कि विक्रय। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपये। अब वो जो दुकानदार है उसने क्या किया? उसने उस वस्तु को हमें बेचा, तो उसके लिए जो 10 रुपये हैं वो विक्रय मूल्य कहलाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया? उस बिस्किट को जिसकी कीमत 10 रुपये थी हमें बेच दिया। तो आप समझ गए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या फ़र्क है ना। क्रय करना मतलब खरीदना, और विक्रय करना मतलब बेचना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ गए होंगे दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपने एक वस्तु 5 रुपए की खरीदी और उसे अपने एक साथी को 10 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या मिलेगा? फ़ायदा या नुकसान? आप कहेंगे फ़ायदा हुआ, आपका लाभ हुआ, है ना। कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का फ़ायदा हुआ आपको। और अगर आपने उसे 10 में ख़रीदा होता और 5 में बेच देते, तब आपको 5 रुपए का नुकसान होता। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 है, ये सामान्य रूप से आप देखेंगे कि खरीद और फरोख्त यानी क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि हुई है या लाभ हुई है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें दिए गया प्रश्न है। और प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी, कि भाई अगर लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत का हुआ है, और अगर हानि हुई है तो कितने प्रतिशत की, ये हमें पता करना है। और हम इसे एक सूत्र के द्वारा पता करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब देखिए, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, एक एक करके अब हम सब कुछ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है ए वाला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। अब हमें बताना है कि लाभ हुआ है या हानि, और अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कितना है, और अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। तो आप देखिए हम किस तरह से जो है इसको यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो दिया है उसको लिखूँगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बनाकर लिखना बहुत ज़रूरी है प्रश्न को हल करते समय। तो ए वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, और मैं लिख रहा हूँ कैंची का क्रय मूल्य। ठीक है, 250 रुपये में खरीदी गई, तो जो क्रय मूल्य है वो 250 रुपये होगा। और क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है ना। तो कैंची का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? रुपये 350 दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 250 और विक्रय मूल्य 350, 1 मिनट, 325 दिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, क्रय मूल्य कम है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि विक्रय मूल्य
ज़्यादा है किससे? क्रय मूल्य से, है ना। इसीलिए क्या होगा भाई, कोई चीज़ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे आप तो आपको लाभ होगा। तो इसलिए जिसने बेची उससे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो अगर हमें लाभ निकालना है कि कितना लाभ हुआ तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा बड़ा ही सरल सा सूत्र है लाभ का। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब आप इसे घटा दीजिए। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटाएंगे तो यानी रुपए 325 में से आप घटा देंगे रुपए कितने? 250। ठीक, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? रुपए 75। ठीक, तो ये जो है आपका लाभ हो गया। लेकिन प्रश्न में हमें प्रतिशत लाभ बताना पड़ेगा, है ना। कहा है ना, या तो प्रतिशत लाभ बताइए या प्रतिशत हानि। तो अब हम इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, इतना सरल सूत्र है। तो लाभ कितना हुआ? 75 बटे क्रय मूल्य कितना था? 250 गुणा आप कर दीजिए 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 25 से कम 25, 25 दिया 75। तो अब 3 गुणा 10 बचा, तो जवाब आ जाएगा कितना? 30% जो है ये लाभ हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः लाभ बराबर 75 रुपये और लाभ प्रतिशत बराबर 30%। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ए वाले का हल है, क्रम से किया हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और बी वाले को हल करने का प्रयास करेंगे कि जो बी वाला है वो किस प्रकार से हल होगा। ठीक है, तो बी वाला पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। बी वाला क्या लिखा है? एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में ख़रीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ख़रीदा 12,000 में गया है और बेचा गया है 13,500 में। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है ना। तो हमें इसे इसी तरह से हल करना होगा। मैं ए वाला मिटा रहा हूँ ताकि बी वाला जो है हम यहाँ पे आसानी से कर सकें। देखिए क्या है ना, कोई भी गणित हम कर रहे हैं किसी भी अध्याय में, और अगर उस अध्याय में हमें कुछ सूत्र दिए हैं तो वो सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि सूत्र क्या करते हैं, हमें 2 से 3 स्टेप आगे पहुंचा देते हैं डायरेक्ट। और सूत्र याद रखने से क्या होता है, गणित बहुत सरल हो जाते हैं। तो सूत्रों को बिल्कुल आप याद रखें, है ना। आप चाहें तो ड्राइंग शीट पे उन्हें लिख करके अपने कमरे की दीवार पर भी चिपका सकते हैं, ताकि जब भी आप वहाँ पे उठे बैठें, वहाँ पे खाना खाएं, कुछ भी करें अपने रूम में, तो आपका जो ध्यान है वो सूत्रों पे रहे, है ना। तो अब बी वाला हल करते हैं, देखते हैं बी वाला कैसे हल होगा। बी वाला लिखा है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में ख़रीदा, मतलब क्रय मूल्य हो गया रेफ्रिजरेटर का 12,000। तो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है? रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 12,000। ठीक, और बेचा गया कितने? 13,500 में। तो लिखिएगा रेफ्री का विक्रय मूल्य रुपए
13,500। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा है क्रय मूल्य से, है ना। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसीलिए क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक, लाभ हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लाभ का सूत्र लिखेंगे। क्या है लाभ का सूत्र? बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है? 13,500। ऋण क्रय मूल्य कितना है? 12,000। घटा देंगे आप 13,500 में से 12,000, तो आ जाएगा रुपये 1,500। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया लाभ। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, तो लाभ कितना हुआ अभी है हमारा? 1,500 रुपये का हुआ, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,500 बटे क्रय मूल्य कितना था? 12,000। तो हमें यहाँ पे 12,000 लिखना पड़ेगा गुणा 100। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 150 बटे 12 बचा, है ना। और 150 12 जो है, अब इसमें यहाँ पे हम अगर इसको 3 से काट दें तो 3 चौको 12 और 3 पाँची 15, 50 बटे 4 आ गया। इसको हम 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 25 बटे 2 आ गया, है ना। और मैं लिख देता हूँ एक बार, 25 बटे 2, 25 बटे 2 को अगर काटेंगे तो 12 जा 24, फिर एक बचेगा, 2 पंचे 10, तो 12.5 जो है लाभ प्रतिशत आ गया, है ना। तो अब हमें लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा कि अतः लाभ बराबर से कितना? रुपये 1,500 और लाभ प्रतिशत बराबर से 12.5%। और यही जो है हमारा उत्तर है। आप चाहें तो ये हमने बी वाला हल किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से बी वाले को हल करना था। ठीक है, अब हम आते हैं सी वाले पर। सी वाला क्या है? एक अलमारी 2,500 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, और 3,000 रुपये में बेची गई। आप जान रहे हैं कि अलमारी जो है वो 2,500 में खरीदी है और 3,000 में बेच दी गई, तो जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अलमारी, ये सी वाला है, अलमारी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2,500 रुपये, ठीक। और अलमारी का विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपये, ठीक। अब हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए उसे लाभ हुआ है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे? 2,500 में से कितने रुपए घटा देंगे? 3,000, ठीक है। तो हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 500 रुपये, है ना। और लाभ प्रतिशत जो है उसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100,
यही होता है ना। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो हम जैसे ही मान रखेंगे तो मान क्या आएगा, लाभ कितना हुआ है 500 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, गुणा 100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 25 से कम 25, ठीक है, 25 दूनी 50। स्पष्ट है। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे तो जो आपका जवाब है वो आ जाएगा 20%। तो लाभ जो है वो कितने रुपए का हुआ है, 500 रुपये का, और 20% जो है वो लाभ प्रतिशत है। इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ये सी वाला है जो हमने अभी किया है। अब हम डी वाले पे आते हैं। तो डी वाले पे आते हैं, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, सी वाला, डी वाला अलग है। तो अब हम डी वाले को हल करेंगे। एक बार अगर हमें सूत्र पता चल गया तो कितना सरल हो जाता है गणित करना, है ना। इसमें आपको बस लाभ प्रतिशत का सूत्र ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लाभ और हानि से तो आप खुद ही रोज़ बरोज़ परिचित होते हैं, है ना। आप रोज़ ही कोई ना कोई सामान खरीदने कभी ना कभी जाते ही हैं और आप परिचित हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है इससे, ठीक। तो अब डी वाला देखिए, एक स्कर्ट जो है वो 250 रुपये में ख़रीद कर 150 में बेची गई, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो खरीदी मूल्य है ना, यानी क्रय मूल्य, वो 250 रुपये है और जो बेचा हुआ है वो 150 रुपये, यानी यहाँ पे जो है क्रय मूल्य ज़्यादा है ना, विक्रय मूल्य जो है वो कम है। तो हम ऐसा ही लिखेंगे जैसा यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्कर्ट का क्रय मूल्य, डी वाला, स्कर्ट का क्रय मूल्य क्या है, स्कर्ट का क्रय मूल्य बताइए, 250 रुपये, ठीक है। और स्कर्ट का विक्रय मूल्य कितना है, वो है 150 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। जो है वो ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, इसीलिए उसे हानि हुई है। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसीलिए अगर हानि हुई है तो हानि बराबर से क्या होता है, तो हम जानते ही हैं, है ना। क्या होता है, हानि बराबर से होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। जो ज़्यादा है उसमें से ही हमें कम को घटाना होता है, ठीक। तो क्रय मूल्य कितना है 250 और विक्रय मूल्य है 150। तो अब बचेगा कितना, 100 रुपये। तो ये जो है 100 रुपये, ये है हमारी हानि, ठीक, 100 रुपये। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 100 रुपये की हमें हानि हुई है, इससे हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो लाभ प्रतिशत का सूत्र था, हानि प्रतिशत का भी वही है। जहाँ पे लाभ प्रतिशत में लाभ था, वहाँ पे हानि प्रतिशत में आपको हानि लिखनी पड़ती है, बस, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आप बताइए हानि कितने की हुई है, 100 रुपये की, तो 100 लिखिए
और बटे में लिखिए क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, गुणा कर दीजिए 100 से, एक शून्य से एक शून्य कट गया और 5 से अभी कट जाएगा, है ना। तो इसको काटते हैं अपन 5 से, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 गुणा 2 आ गया, है ना। 20 गुणा 2 यानी 40%। इस तरह से ये हमारा हल हो गया डी वाला। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः हानि बराबर से कितने रुपए की हुई, 100 रुपये की, और हानि प्रतिशत जो है वो कितने का हुआ, 40% का। ठीक, इस तरह से ये हल हो गया हमारा प्रश्न, है ना। तो पहला वाला जो प्रश्न है उसे हमें इस तरह से हल करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डी वाला है। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के बाद में आएंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को हमें किस तरह से हल करना है। ये है प्रश्न क्रमांक 2। लिखा है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक, अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये मैं करके आपको बताता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए कैसे बदलना है आपको। सबसे पहले पहला वाला करते हैं, ए वाला। लिखा है 3:1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अनुपात लिखा है 3:1, इसका कुल भाग अगर हम पहले निकाल लें, यानी जो दोनों दिए हैं इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इसे किस तरह से हल करना है। पहले कुल भाग निकालिए, तो कुल भाग कैसे निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आप, जो भी अनुपात है। आगे आपका एक उत्तर जैसे कि 4 आया, है ना। तो अब ये 4 आ गया, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो अनुपात किस प्रकार से होगा, अनुपात क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इसलिए भिन्न के रूप में जो अनुपात होगा वो क्या होगा। भाई 3:4 दिया है तो आप इसे 3/4 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 1/4, इस तरह से, है ना। क्योंकि कुल भाग तो 4 है ना, ये वाला जो है ये 3 है और ये वाला जो 1 है, कितने में से, 4 में से, क्योंकि कुल तो 4 है। ठीक, ये हो गया। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालना है ना, यही पूछा है हमसे। तो देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत मतलब 100 में से, प्रतिशत रूप में अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा, पहले जो 3/4 लिखा है इसका गुणा हम 100 से कर देंगे, जैसे हमने पहली प्रश्नावली में भी किया था। फिर अनुपात 1/4 का गुणा भी किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हल होगा ये। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी ये हो जाएगा 3 गुणा 25 अनुपात, ये भी आ जाएगा 25, 1 गुणा 25। तो जवाब आ गया हमारा 75:25, ये प्रतिशत के रूप में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे यही लिख दीजिए आप चाहें तो, कि प्रतिशत के रूप में अनुपात बराबर 75% अनुपात 25%, इस तरह से हम इसे हल करेंगे। ठीक, अब हम बी वाले पे आते हैं, देखते हैं बी वाले को किस तरह से हल करना, ध्यान से समझिएगा। बी वाला जो है वो दिया हुआ है 2:3:5,
यही दिया हुआ है हमें, है ना। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। कुल भाग निकालिए पहले, जैसा हमने पहले किया था। कुल भाग, बताइए 2 धन 3 धन 5 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 5 10। ये आ गया हमारा कुल भाग। तो इसलिए अब क्या होगा? इसलिए आप कहेंगे कि भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा? भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा भाई? यही होगा ना, 2/10, क्योंकि कुल तो वही है 10, हमने जोड़ के देख लिया। अनुपात 5/10। स्पष्ट है। अब हमें प्रतिशत के रूप में निकालना है, तो बस प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या होगा? प्रतिशत के रूप में अनुपात 2/10 गुणा 100, अनुपात 3/10 गुणा 100, अनुपात 5/10 गुणा 100। ठीक, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो आ गया 2 गुणा 10 अनुपात 3 गुणा 10 अनुपात 5 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 30 अनुपात 50%। कौन सा? प्रतिशत के रूप में अनुपात। ठीक है, 20%, 30% और 50%। स्पष्ट है। इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब ये बी वाला हो गया, है ना। तो आप इसे इस तरह से हल कर लीजिए। इसके बाद में हम सी वाला करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सी वाला क्या है? 1/4। ठीक है, अब 1/4 हो गया तो कुल भाग क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 धन 4 यानी 5। ठीक है, 5 आ गया। फिर आपको यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा कि इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात। भिन्न के रूप में अनुपात, तो भिन्न के रूप में अनुपात बराबर कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 1/5 अनुपात 4/5। ठीक है, अब देखिए आप, प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालना है हमें यहाँ पे, है ना। प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो वो कितना हो जाएगा? 1/5 गुणा 100 अनुपात 4/5 गुणा 100। इसको काट दीजिए आप 25 बार में, सॉरी 20 बार में, है ना। ये भी कट जाएगा 20 बार में, तो 20% अनुपात 80%। ये आ गया। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात %20 और 80% हो गया। ठीक, अब हम आते हैं डी वाले प्रश्न पे, है ना। तो डी वाला देखिए कैसे करना है हमें। डी वाला भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। लिखा है 1/2/5। तो सबसे पहले तो कुल भाग निकाल लेंगे हम इसका, है ना।
कुल भाग बराबर से 1 धन 2 धन 5 हो जाएगा। तो 1 धन 2 धन 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये 8 हो गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात। बताइए, भिन्न के रूप में अनुपात कितना आ जाएगा, वही 1/8, 2/8 और 5/8। तो प्रतिशत के रूप में अनुपात कैसे निकलेगा फिर, प्रतिशत के रूप में अनुपात कैसे निकालेंगे आप, वही तरीका 100 से गुणा कर देना, है ना। चलिए, अब ये जो है जैसे 4 दूनी 8 और 25 बार कट गया तो 25/2 हो गया, यानी ये आ जाएगा 12.5। ठीक, अब ये वही आ जाएगा 2/25, है ना, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 25%। और ये वाला जो है यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो वही 25/2 आएगा। ठीक है, और अगर हम 25 पंचे 125/2 कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास में 62.5%। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिशत के रूप में अनुपात है वो कितना आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 12.5%, 25%, 62.5%, और इनमें आप लगा देंगे अनुपात इस तरह से। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा दूसरे का डी वाला था, इस तरह से हमें इसे हल करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। ये है प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें दिया हुआ है एक नगर की जनसंख्या 25,000 है, उससे घटकर 24,500 रह गई है, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, समझ में तो हमें आ गया कि हमें करना क्या है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, इसलिए लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, ये दिया है ना। तो अब बताइए जनसंख्या में क्या हुई, कमी। कितनी हुई भाई, कैसे निकालेंगे, 25,000 में से घटा देंगे 24,500। ठीक, तो घटा दिया तो कितना बचेगा, 500 ही बचेगा, है ना। तो जनसंख्या में प्रतिशत में जो कमी हुई, में प्रतिशत कमी जो हुई वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा जनसंख्या में कमी
यानी वही हानि। हानि के बटे में क्या लगाया था हमने, हानि प्रतिशत निकालते समय क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लगा देंगे टोटल जितनी थी पहले कितनी थी 25,000, यानी उसको लिख देंगे मूल जनसंख्या। मूल जनसंख्या गुणा करना पड़ेगा आपको 100 से, ठीक है। तो जनसंख्या में कमी हुई 500 की, मूल जनसंख्या थी 25,000, गुणा कर दीजिए 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो जवाब में आ जाएगा 2%। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः जनसंख्या दो प्रतिशत घट गई है। और यही जो है हमारा क्या है, उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें प्रश्न क्रमांक 3 को इसी प्रकार से हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कार के मूल्य में वृद्धि। बताइए, कार के मूल्य में वृद्धि कैसे निकालेंगे? जो बढ़कर के मूल्य ज्ञात है दिया है उसमें से जो पहले था उसको घटा देंगे, है ना। यानी हमें करना है 3,70,000 में से घटाना है 3,50,000 को। ठीक, यही करेंगे ना। तो घटाने पर कितना आ जाएगा बताइए आप? 50, 60, 70 यानी 20,000। 20,000 रुपये की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा? इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर से कैसे निकालेंगे आप? जो मूल्य में वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि बटे में लिखना पड़ेगा जो कार का क्रय मूल्य समझ लीजिए। ठीक है, कार का क्रय मूल्य गुणा 100, यही है। तो मूल्य में वृद्धि हुई है 20,000 की और कार का क्रय मूल्य है 3,50,000 गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य भी कट गए। 5 7 35, 5 चौको 20, 40/7 आ गया, है ना। अब अगर मैं इसे भाग दूं तो कैसे दे सकते हैं हम भाग? 40, 7 5 35, 5। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 से ही 5/7%। क्या है ये? कार के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत। ठीक, इतना है, 5 से ही 5/7%। और यही जो है हमारा क्या है, उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें इसी तरह से इसे जो है हल करना था। अब 4 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या करेंगे हम?
प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा के लिखा है, ठीक है। कैसा लिखा है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है कि एक टीवी 10,000 में खरीदा, ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आई, और बेच दिया तो लाभ हुआ, और लाभ का प्रतिशत कितना है, 20 है। तो कितना धन बेचने पे मिलेगा हमें बताना है, यानी हमें क्रय मूल्य धन लाभ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लाभ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाभ का प्रतिशत दिया है, लाभ नहीं दिया, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए कैसे हल होगा, बहुत ही सरलता से हल हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, टीवी का क्रय मूल्य। एक मिनट, दिया है, क्या दिया है, टीवी का क्रय मूल्य। कितना है, 10,000, ठीक। अब मुझे बताओ प्रतिशत लाभ कितना है। बीस प्रतिशत, ठीक। अब लेकिन ध्यान से समझना, लाभ बराबर से क्या होता है, लाभ बराबर से होता है क्रय मूल्य का 20%, है ना भाई। लाभ मतलब क्या, जो क्रय मूल्य का 20% हुआ वही तो लाभ है, बस प्रतिशत में दिया है ना। तो अब आप यहाँ पर सूत्र देखिए क्या था, 20/100 गुणा 1 2 3 4, यानी क्रय मूल्य। हमने क्या किया, सूत्र को पलट दिया। भाई सूत्र क्या होता था, सूत्र होता था लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य लिख दिया, इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो जो हमारा प्रतिशत है वो उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। तो अब देखिए इस सूत्र को ध्यान में रखिए, कैसे हल करते हैं। हम इसे 2 शून्य से हमने 2 शून्य काट दिए, तो ये आ गया हमारे पास में 2,000 रुपये, ठीक। ये हो गया हल। अब देखिए, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए, बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी जितने में खरीदा था, धन लाभ, जितने का लाभ प्राप्त हुआ। तो क्रय मूल्य कितना है, 10,000, ठीक है। धन लाभ कितना है, 2,000। अब बताइए कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखिए कि अतः उसे टीवी बेचने पर, है ना, बेचने पर रुपए कितने, 12,000 प्राप्त होंगे, प्राप्त हुए। यही जो है हमारा उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसे हल करना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 की, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने क्या दिया है कि जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। जूही जो है वो एक वॉशिंग मशीन है, 13,500 में बेचती है और 20% की उसको हानि होती है इसमें। तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पे हमने जैसे पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे हमें हानि प्रतिशत दिया है। तो हानि प्रतिशत दिया है तो हमें यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पहले हानि, है ना, ठीक है। तो फिर क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये वाला मैं थोड़ा अलग तरीके से हल करूँगा, ध्यान दीजिएगा। मैं जानबूझ के आपको इसको अलग तरीके से हल कर रहा हूँ ताकि आपके पास में 2 विधियाँ हों, ठीक।
तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं हमेशा की तरह, है ना। तो लिखता हूँ मैं आपके सामने। दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना दिया है बताइए? 13,500 रुपये। यही दिया है ना। अब बताइए हानि का प्रतिशत कितना दिया है? हानि का प्रतिशत दिया है 20%। ठीक है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य जो है वो X रुपये है। माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर X। ठीक, X रुपये है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, है ना। हानि कितनी होगी बताइए? हानि कितनी हुई होगी? जो क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत हमें दिया है, जितने प्रतिशत दिया है उतनी ही तो हानि हुई, है ना। क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। तो अब हानि बराबर से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? X रुपये का 20%, यही ना। तो X का 20% कैसे निकालेंगे आप? ऐसे ही तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे X गुणा 20/100, ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो आप इसको हल कीजिए, कितना आएगा? अगर इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी X/5। X का 20% कितना आ गया? X/5। तो अगर X का 20% X/5 है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य ऋण हानि, हम जानते हैं ना। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, और अगर हानि हुई है तो उसमें से घटाना है। ठीक, लाभ हुआ तो जोड़ना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 13,500। नहीं, ये तो क्या है? विक्रय मूल्य है जो दिया है ना। अब क्रय मूल्य कितना माना हमने? X, और हानि कितनी हुई? X/5। ठीक, हल करते हैं। तो X/5 यानी ये कितना हो जाएगा? अगर इसको हल करेंगे तो 4X, है ना। 5, तो ये हो जाएगा 4X/5। ठीक, तो इसीलिए X = क्या हो जाएगा? X बराबर से हो जाएगा 13,500, जो कि पहले से यहाँ था, इसके गुणे में चला जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा 4। अब हम इसको हल करेंगे तो हल पक्षांतर कर दिया मैंने, है ना। तो अब हम इसको हल करेंगे, हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 4 से मैं इसको काट देता हूँ। 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना। 4 चौको 16 होता है, फिर 4 तिया 12, फिर 7 28, पंचे 20, है ना। अब इसका गुणा कर देते हैं तो 55 25 का 5, हासिल आया 2, 5 7 35, 36 37 का 7, हासिल आया 3, 5 तिया 15, 16 17 18 का 8, हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16,875 रुपये। ठीक, तो X का मान यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 16,875। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जूही ने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी? रुपए
में खरीदी थी, इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दिया हुआ है कि पहले वाले प्रश्न में दिया है कि चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 10:3:12 है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करके बताइए कितनी है। ठीक है, तो पहले इसी को हल करते हैं ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अनुपात दिया हो तो मात्रा कैसे निकलती है। बहुत सरल है। तो आप इसमें लिखिए दिया गया अनुपात। सबसे पहले पहला वाला हल कर रहे हैं ना, दिया गया अनुपात। क्या है दिया गया अनुपात? 10:3:12, यही है। ठीक है, तो अनुपात का कुल भाग निकालिए पहले। कुल भाग जोड़ दीजिए। 10:3:12 बराबर से कितना आ जाएगा? 25 आ गया। ठीक है, कार्बन का भाग कितना है? तो कार्बन का भाग कितना हो जाएगा? लिखा हुआ है कार्बन है ना 3, तो कार्बन का भाग हो जाएगा 3/25, क्योंकि कुल तो 25 निकल गया ना। ठीक है, तो चॉक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है ना। प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी? 3/25 × 100 है ना, यानी कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, तो 3 चौको 12%। ये जो है इसका हल हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बी वाले की बात करेंगे। बी वाला जो है वो क्या दिया है? चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा? चलिए ठीक है, पूछा गया है कि चौक की एक छड़ी है और उसमें कार्बन की मात्रा अगर 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा? ठीक है, बताता हूँ, देखिएगा। इसको इस तरह से हल करेंगे। चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितनी दी है बताइए? 3 ग्राम है ना। ठीक, अब मान लेते हैं हमसे जो पूछा है उसी को मान लेंगे। माना कि चाक की छड़ी का कुल भार जो है हमने मान लिया x ग्राम है। ठीक, कुल भार हमने x मान लिया। तो कार्बन की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है ना। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कार्बन का प्रतिशत कितना है? 12। पहले वाले को देखिए, लिखा है ना कि चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना होता है ना, इतना होता है लिखा है। तो यानी कि 12% है कार्बन की मात्रा, है ना। तो 12% कितना हो जाएगा जो हमने x माना? x क्या है? कुल भार, यानी कुल भार का 12% कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसलिए x का 12% बराबर से 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर 12% 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि 12/100 गुणा x कर देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, है ना। या x गुणा 12/100 बराबर 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x बराबर से क्या होगा? 3 × 100/12, यही होगा, है ना। हल करें। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 25 आ गया।
25 ग्राम। तो अब आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए कि अतः चाक की छड़ी का कुल भार जो है वो 25 ग्राम है। इस तरह से आपको ये लिख देना चाहिए और यही जो है आपका क्या है, उत्तर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? हमारे सामने दिया है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदती है और 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बहुत सरल है। अगर वो 275 में खरीद रही है और 15% हानि पर बेच रही है तो हमें उसका विक्रय मूल्य बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुस्तक का क्रय मूल्य सबसे पहले। कितना है? 275 रुपये। प्रतिशत हानि 15%। तो हानि बराबर से क्या होगा बताइए? हानि बराबर से होगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत बराबर रुपये 275 का 15%। ठीक, तो कैसे निकालेंगे आप इसे? 15/100 गुणा 275, यही करेंगे आप, है ना? तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 41 रुपये। करके देखिएगा 25 पैसे। ठीक, तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। आ गया 41 रुपये 25 पैसे। क्या है ये आ गया है आपका हानि, है ना? अब प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। प्रश्न में पूछा है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब हानि निकल गई है तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर से क्या होता है? होता है क्रय मूल्य ऋण हानि, है ना? ठीक है, तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर से हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है बताइए? 275। ऋण हानि मतलब कितनी है? 41 रुपये 25 पैसे। तो ये आ जाएगा आपका 233 रुपये 75 पैसे। ठीक, आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 233 रुपये 75 पैसे है। इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का इस तरह से हमें इसे हल करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 हमारे सामने क्या दिया है? प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा बताना है। प्रत्येक दशा में, ठीक है। तो ये बताते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले ए वाला लिखा है मूलधन 1200 रुपये, दर 12% वार्षिक। ठीक, तो दिया है क्या दिया है? मूलधन यानी पी, है ना? पी प्रिंसिपल कितना दिया है? 1200 रुपये। ठीक, दर दी हुई है, दर मतलब रेट यानी आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12% वार्षिक, है ना? वार्षिक दिया हुआ है। समय यानी
टी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बताइए? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय यानी PRT/100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है? 1200, दर कितनी है? 12, समय कितना है? 3 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए सीधे। 12 गुणा 12 कीजिए, गुणा 3 कर दीजिए। तो 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। और फिर 144 गुणा 3 कर देंगे तो 3 चौक 12 का तो हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 3 एकम 3 और 1 432 रुपये। ठीक, 432 रुपये आ गया साधारण ब्याज। तो अब आपको लिखना पड़ेगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में मिश्र धन पूछा है तो लिखिए इसलिए मिश्र धन बराबर मूलधन धन साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1200। साधारण ब्याज कितना है? 432 रुपये। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1632 रुपये। ठीक, तो ये है आपका मिश्र धन। इस तरह से आप इसे हल करेंगे ए वाले को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके सामने बी वाला हल करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने जो ज़रूरी नहीं था उसे मिटा दिया है ना। बाकी सब जैसा का वैसा रहने दिया क्योंकि सेम ही करना है हमें, है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है हमें? 7500 रुपये। ठीक, दर कितनी है? 5%। समय कितना है? समय 3 वर्ष। ठीक, तो 7500 गुणा कर दीजिए 5 का, गुणा कर दीजिए 3 का बटे 100। ठीक, अब जब आप इसको हल कर लेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और आप गुणा करेंगे तो 15 गुणा 75 कर दीजिएगा। तो फिर 15 गुणा 75 तो आ जाएगा आपका 15 5 75 का 5 हासिल आया 7 और ये आ गया आपका कितना? 1125। ठीक, अब देखिए मूलधन कितना है यहाँ पे? मिश्र धन बराबर मूलधन गुण धन साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका? 7500। इसमें जोड़ दीजिए आप आपका ब्याज यानी 1125 रुपये। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितने रुपए? 8625। ठीक, इस तरह से। तो ये आपका हल हो गया 9वां वाला। इस तरह से हल करना था इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। प्रश्न क्रमांक 10 है कि 56,000 रुपये पर 2 वर्ष के बाद में किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले उसे लिखिए। दिया है मूलधन यानी P बराबर से 56,000 रुपये। इसके बाद में दर दी है यानी रेट 2%। ठीक, इसके बाद में हमें दिया हुआ है कितना? 1 मिनट रुकिए, दर कहाँ दी है यहाँ पे? है ना, दर नहीं दी है, दर नहीं दी है, समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। और क्या दिया है? ब्याज या साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज यानी कि कह लीजिए सिंपल इंटरेस्ट।
कितना दिया है? 280 रुपये। ठीक, अब क्या करना है हमें? सबसे पहले बताइए, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें अब आप मान रख देंगे सूत्र का। साधारण ब्याज यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 280 बराबर मूलधन यानी कि आपको लिखना पड़ेगा 56,000 गुणा दर यानी R गुणा समय यानी 2 बटे 100। ठीक, तो R बराबर से क्या हो जाएगा? सिर्फ R को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे हम हल करने के लिए, इसे पक्षांतर कर देंगे। तो R बराबर से हो जाएगा 280 जो है पहले से ही था इस तरफ, गुणा 100 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 56,000 गुणा 2, है ना। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 2 एकम 2, जो कि 8 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना। यानी आ गया 1/4, यानी इसको आप कह सकते हैं 0.25%। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखना ज़रूर, क्या लिखेंगे आप कि अतः साधारण ब्याज की दर 0.25% वार्षिक है। ठीक, कितनी है? वार्षिक है। तो अब जो है हम एक कंक्लूजन पर पहुंच गए, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे, 11वां, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही सरल है। जैसा कि दिया है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के बाद में 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था? ठीक, बहुत सरल है। देखिए, इसमें हमें मूलधन निकालना है ना। तो जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। क्या दिया है? दिया है साधारण ब्याज बराबर 45। ठीक, दर दी है बराबर 9%, वो भी वार्षिक, है ना। और समय दिया है यानी T दिया है 1 वर्ष। ठीक, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज दिया है 45 गुणा मूलधन तो पता नहीं, दर दी है 9, समय दिया है 1/100, पक्षांतर कर देंगे, इसीलिए P बराबर से 45 गुणा 100/9 गुणा 1, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, यानी 500। ठीक है, मूलधन कितना आ गया? 500 रुपये। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः मीना ने, है ना, मीना ने क्या किया? रुपये 500 जो है वो उधार लिए थे। ठीक, ये हो गया इसका उत्तर। इस तरह से आपको इसे हल करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 11 भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस प्रश्नावली को समझिए, इसे हल कीजिए, स्वयं से हल कीजिएगा, सूत्रों को याद रखिएगा और इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।